हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका विकास हुआ इसके बारे में। तो आइए हम दूसरे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि क्या आपको यह कविता याद है कि आपने अपनी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही यानी उस में एक बेसिक बातें दी गई हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या हमारा जो सौर मंडल है इसके बारे में। तो बचपन से ही तारों भरी रातों में हमें हमेशा आकर्षित किया है और आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है, या इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न हमारे दिमाग में आए होंगे उस समय जब हम भी बचपन में थे। तो इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने, कैसे फिर सौरमंडल बना, कैसे उसमें से हमारी पृथ्वी की रचना हुई। इसके साथ ही साथ हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी आगे पढ़ेंगे। देखिए आरंभिक सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबने अनेक अपनी-अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं और इनमें से एक जो प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत है, वो है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। बहुत प्रमुख ये दार्शनिक रहे हैं जर्मनी के। इनका मत है और 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो अपना दिया था गैसियस हाइपोथेसिस दिया था इमैनुअल कांट ने, वायव्य राशि परिकल्पना, उसमें संशोधन करके लाप्लास महोदय जो है भूगोलवेत्ता, इन्होंने नीहारिका परिकल्पना नेब्यूलर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, उन्हीं के कांट के ही हाइपोथेसिस में संशोधन करके। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थ है, पदार्थों के बादलों से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध यानी जुड़े हुए थे। बाद में 19 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से आता है और इसके नजदीक से ही होकर गुजरता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो तारे के गुरुत्वाकर्षण था उसी से सूर्य सतह से शिकार के रूप में कुछ पदार्थ बाहर आगे निकल गए उस तारे के, जो दूसरा तारा था उसके आकर्षण के कारण, और वही पदार्थ फिर क्या हुआ, यहाँ देख वही कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गए और यही तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर जो निकला हुआ पदार्थ था सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे क्या हुआ, संगठित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ दिया है कि पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में फिर सर हारोल्ड जेफरी ने भी इस मत का समर्थन किया है। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। मैंने पहले ये हुआ कि नहीं, एक ही तारे से हमारा जो सौरमंडल है बना है। बाद में फिर द्वैतारिक सिद्धांत यानी दो तारों से हमारा जो सौरमंडल बना, एक तारा तो हमारा सूर्य है और एक जो इसका साथी तारा था उसी पदार्थ से, उसी के पदार्थ के बिखरने से क्या हुआ है, जो हमारा सौरमंडल है वो बना है। तो वो कहता है द्वैतारक सिद्धांत। देखिए 1950 ईस्वी में रूस के आटो स्मिड जो हैं भूगोलवेत्ता और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने नीहारिका परिकल्पना जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस थी लाप्लास महोदय की, इसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया और जिसमें विवरण भिन्न था। देखिए उनके विचार से जो सूर्य है, सूर्य एक सौर नीहारिका से घिरा हुआ था और जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिक कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को भी समझाने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं आधुनिक सिद्धांत। देखिए जो आधुनिक सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसमें क्या कहा गया है, ये बहुत ही प्रमाणित सिद्धांत है, प्रमाणित माना जाता है वर्तमान समय में। देखिए आधुनिक समय में देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। यानी बिग बैंग जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य है और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना हम कहते हैं। देखिए 1920 ईस्वी में हबल जो थे, एडविन हबल, इन्होंने इनके प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है, अभी भी हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तार हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा आप लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं आप मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो क्या होगा,
गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ लगेगा कि एक दूसरे से दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित तो हो रहा है। यदि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, यानी वो चिन्ह भी बढ़ रहे हैं, यानी दूरी तो बढ़ ही रही है उनके बीच में, लेकिन उसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। यानी गुब्बारे पे तो हम देख सकते हैं कि वो चिन्ह भी बढ़ेगा, लेकिन जो रियल जो ब्रह्मांड है हमारा उसमें आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन आकाश गंगाएं नहीं बढ़ रही हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य हो पाता है हमारे ब्रह्मांड के ऊपर। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। इन अवस्थाओं को हम देखेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है इसमें कि किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। जैसे ये यहाँ से विस्तृत हो रहा है, यहाँ पे आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पे इनकी दूरी थोड़ी कम है, यहाँ पे दूरी और अधिक बढ़ गई है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे दूरी क्या है और भी अधिक बढ़ी। तो ये दर्शा रहा है कि जो हमारा आकाश गंगा, जो मान लीजिए हमारा पूरा ब्रह्मांड है और इसमें ये क्या है, सर्कल नुमा, ये सब क्या है, आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश गंगाएं जो है फैल रही है, यानी इसका कहने का मतलब ये है वैज्ञानिकों का कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो वर्तमान समय में भी बढ़ रहा है। आइए हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। देखिए, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक थे, यानी एक परमाणु, यानी बहुत छोटा सा एक अणु परमाणु था, परमाणु के रूप में उतना छोटा था, एक ही स्थान पर विस्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान भी और उसका घनत्व भी अनंत था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें बता रहा है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, यानी बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि छोटा जो परमाणु था इसमें विस्फोट होता है और इस विस्फोट से क्या होता है, ये फैलता है, यानी विस्फोट होगा तो उसमें विस्तार होगा बहुत तीव्र गति से। इसी प्रक्रिया से इसका बृहद विस्तार होता है इसमें। ठीक, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग जो घटना है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण ही कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणविक जो पदार्थ थे उनका निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो था वो पारदर्शी हो गया। और देखिए, जो यहाँ पे दिया है कि ब्रह्मांड का विस्तार, यानी ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल एक वैज्ञानिक है, हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना इसे नाम दिया। और इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड जो है किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं कि हाँ, इतने प्रमाण मिले हैं कि उस प्रमाण के आधार पर सब लोग सहमत है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, प्रारंभिक जो ब्रह्मांड था उसमें ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई और जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, वो पदार्थ क्या हुए, एक पास आए। यही एकत्रीकरण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। इस तरह से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाश जो गंगा हम देखते हैं उसमें असंख्य तारों, लाखों करोड़ों तारों का वो समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में लाइट ईयर में मापी जाती है। बहुत बड़ी होती है आकाश गंगाएं। एक अकेली जो आकाश गंगा, इसका व्यास दिया है यहाँ पे कि 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच भी हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बनने जो विशाल बादल हैं, बादलों के संचयन से होता है। यानी हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों के संचयन से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है, इसे नेब्यूला हम कहते हैं। और इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले
हुआ है हमारे ब्रह्मांड में। प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर। आइए देखते हैं इसको। देखिए जो लाइट ईयर है समय का नहीं वर्णनीय दूरी का मापक होता है और प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष हो, यानी उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जितनी दूरी वो तय करेगा वो हो गया हमारा प्रकाश वर्ष। यह होता है 9.46 इंटू 112 किलोमीटर के बराबर होता है इसका जो दूरी है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी है 14,95,98,000 किलोमीटर है, जो सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो ये है 14,95,98,000 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 प्रकाश वर्ष ही दूरी है, यदि हम प्रकाश वर्ष में बात करें तो, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। फिर ग्रहों का निर्माण कैसे होता है? देखिए जो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले जो तारे होते हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड होते हैं। इन गुंथित झुंडों में ही गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी फिर विकसित हुई। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था में होता है कि अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ होता है और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ ये छोटे गोले के रूप में विकसित होता है। ये छोटे गोले ससंजन अणुओं में परस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन यानी कोलेजन होता है। उसके इस क्रिया के द्वारा बड़े बड़े पिंड जो बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में क्या हुए? पिंड जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अगला पॉइंट है कि अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड यानी जो छोटे छोटे ग्रहाणुओं से एक पास मिले मतलब संगठित होकर के वो बड़े पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल कैसे। अब हमने देखा आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह। अब सौरमंडल, इस तरह से सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के तहत। इसमें दिया है कि हमारा जो सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हम देखते हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका से ही, नेब्यूला से ही हमारा सौरमंडल बना है। उसी के ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, ग्रहों के टुकड़े हो गए, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, कॉमेट्स, बृहद मात्रा में धूलिकण व गैस हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये सारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्योंकि ये सूर्य के व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य जो 4 ग्रह हैं बाहर यानी आउटर प्लैनेट्स, ये कहलाते ये हैं। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह पृथ्वी के भांति ही शैलों और धातुओं से बने होते हैं, यानी जो इनर प्लैनेट्स है इसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। अपेक्षाकृत इनका घनत्व क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। अन्य 4 ग्रह गैसों के विशाल मतलब पिंड से बने हैं। इन्हें हम कहते हैं जोवियन ग्रह। ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति, जुपिटर की तरह, यानी जो इससे सिमिलैरिटी रखते हैं वो कहलाते हैं जोवियन ग्रह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है, यानी जो हम देखें तो जो आउटर प्लेनेट है वो इनर प्लेनेट से जो उनका आकार है काफी बड़ा है। हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। इनमें अधिकतर इनके निर्माण में अधिकांशतः हमें हाइड्रोजन व हीलियम की सघनता देखने को मिलती है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया और हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ सारणी 2.1 में दिए गए, इसको हम देखेंगे। भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज्यादातर ग्रह गैसीय हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके यही है कि सूर्य से दूरी के क्रम में भी कुछ अंतर इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दिया है कि पार्थिव जो इन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे दिया है सौरमंडल, इसका दूरी दिया है, घनत्व दिया हुआ है, व्यास क्या है, कितने उपग्रह हैं,
देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह हम देखते हैं, चंद्रमा, मंगल के 2, लगभग बृहस्पति के 53, लगभग 53 शनि के भी हैं। इसी तरह से यूरेनस और नेपच्यून का दिया हुआ है। तो एक हम इसमें देखें तो सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं इनके एक भी चंद्रमा या कहें कि एक भी उपग्रह नहीं है। देखिए हम यहाँ पे जो अंतर वहाँ पे दिया था कि जो पार्थिव ग्रह हैं, जो जोविन ग्रह हैं, उनमें गैसीय या घनत्व में अंतर किस कारण से देखने को मिलता है। तो आइए हम यहाँ पे एक-एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि पार्थिव ग्रह यानी जो है ये जनक तारे के बहुत समीप है, जहाँ अत्यधिक तापमान होता है। तो तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोविन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे हुई है, इस वजह से वो गैसीय फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट है कि सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। सौर वायु सोलर एयर तो ज्यादा सूर्य के पास ही चली गई, तो अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जो भी इन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई, तो वो गैसीय अवस्था में है। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही और जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर नहीं रुक सकी। इस वजह से भी क्या है, टेरेस्ट्रियल अवस्था में है। आगे अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। मात्र एक ही चंद्रमा है पृथ्वी के पास और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे और यह पूरा पिंड डंबल बीच से पतला व किनारे से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ। अंततोगत्वा टूट गया और उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यानी ये माना जाता है कि प्रशांत महासागर के जो इतना गहरा है यही का हिस्सा हट करके चंद्रमा का निर्माण हुआ है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी को उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है इसे। और ऐसा मानना है कि पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह की 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से ही पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यही पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का जो चंद्रमा बना है इसका निर्माण हुआ। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब हम देखेंगे पृथ्वी का उद्भव। देखिए क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म थी और वीरान ग्रह थी। कोई इसमें ना तो वनस्पति थी ना जंतु था, जिसका वायुमंडल विरल था और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की प्रधानता थी। आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से इसके वायुमंडल पूरा भरा हुआ था और आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था प्राचीन काल में या प्रारंभिक अवस्था में। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं प्रक्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी है, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध हुआ। और अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पे जीवन का विकास कैसे हुआ। देखिए पृथ्वी की जो संरचना है वो है परतदार। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी की कोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है और वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। इसको हम आगे देखेंगे आगे आने वाले अध्याय में। देखिए स्थल मंडल का विकास कैसे होता है पृथ्वी पे, तो हम बात करें कि ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय जो पिंड है ज्यादातर एक जैसे ही घने हैं और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ और अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही जो हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले जो पदार्थ थे वे घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हुए और इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा हुआ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पे ऊपरी भाग की तरफ आ गए।
तो समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा ये पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित भी हुए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान इस पे हम देखेंगे तो भीषण संगठन हुआ। ये दिया है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक जो काल मापक्रम है ये, इसका अध्ययन हम अभी करेंगे। पहले चंद्रमा की उत्पत्ति के वाक्यों को हम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि इसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है यह पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा ही पृथ्वी का जो पदार्थ है अनेक परतों में अलग होता गया, और पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें हमें इसके आंतरिक भागों में देखने को मिलती है, जैसे परपटी क्रस्ट हो गया, प्रवार यानी मेंटल, बाह्य क्रोड इस आउटर कोर, आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर में हम इसको विभाजित करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग से लेकर आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है, और हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आने वाले अगले अध्याय में करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है इसको बांटा गया है कई भागों में, जैसे यौन हो गया, फिर महाकल्प इरा, पीरियड कल्प और युग युपोच में बांटा गया है। सबसे बड़ा देखा जाए तो यौन्स होते हैं, सबसे बड़ा जो समय काल है, जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक काल है इसमें, और युग सबसे छोटा है। तो आइए देखते हैं। पहले यौन को देखें तो देखिए इसमें प्रीटेरोजोइक आदि महाकल्प, हेडियन तारों की उत्पत्ति होती है, सुपरनोवा, बिग बैंग, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें महाकल्प से अच्छे से इसका व्याख्या किया गया है भूवैज्ञानिकों द्वारा समय काल के बारे में। जैसे यहाँ पे हो गया सेनोजोइक हो गया, फिर एक हो गया मेसोजोइक मध्यजीवी, पूरा जीवी हो गया, फिर इसको प्री कैम्ब्रियन में बांटा गया है। तो इसमें जो दिया हुआ है यानी ये सबसे जो यहाँ ऊपर हम दे रहे हैं नवजीवी यानी सेनोजोइक, ये सबसे नवीनतम महाकल्प है, सबसे नवीनतम। और इस महाकल्प को कल्प में बांटा गया है, 2 कल्प में बांटा गया है। कौन कौन सा देखिए यहाँ पे दिया है, चतुर्थ कल्प व तृतीय कल्प यानी क्वार्टनरी व टर्शियरी। इपोच की बात करें तो इसमें एक अभिनव दिया है और अत्यंत नूतन दिया है। इसी प्रकार से जो तृतीय टर्शियरी कल्प है इसको अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन और पुरानूतन भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जो मध्य मेसोजोइक है इसको क्रिटेशियस, जुरासिक व ट्रियासिक कल्प में बांटा गया है पीरियड में। जो पूराजीवी कल्प है इसको बांटा गया पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, प्रवारवादी या सिल्यूरियन, फिर ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इस प्रकार से इन सब कालक्रमों की विशेषताएं दिया गया है कि अभिनव नूतन काल में क्या होता है, या कहें कि नवजीवी सीनोजोइक में हम देखें तो सोनोजोइक में आधुनिक मानव यानी ये जो क्वार्टनरी एज है इसमें जाकर के लगभग इसका दिया हुआ है कि 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले इस समय आदि मानव का विकास हुआ। जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का विकास हुआ है 10 लाख वर्ष पहले। जो आधुनिक मानव है इसका विकास हुआ है क्वार्टनरी एज में। इसी तरह से सब में दिया हुआ है, सब एज में हम देखें टर्शरी कल्प में तो इसमें भी जैसे आरंभिक मनुष्य के पूर्वज हो गए, वन मानुष, फूल वाले पौधे, वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु, ये सारे जो जीवों की उत्पत्ति हुई है ये हुई है टर्शियरी में। मध्यजीवी जैसे मेसोजोइक है, मेसोजोइक में 3 भागों में बांट दिया, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो इसमें देखिए क्रिटेशियस में है कि डायनासोर विलुप्त हो गए, जुरासिक में डायनासोर युग में इनका सबसे ज्यादा विकास हुआ, जुरासिक में, ट्रियासिक में मेंढक व समुद्री कछुए का विकास हुआ। इस प्रकार से हम इस चार्ट को देख सकते हैं कि किस किस काल में कौन कौन से जीवों का विकास हुआ है। इसमें सबसे मुख्य विशेषता होती है जो डिवोनियन काल है। डिवोनियन काल में हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है कि स्थल व जल पे रहने वाले जो जीव हैं इनका विकास हुआ। कैम्ब्रियन देखें तो सबसे कैम्ब्रियन में क्या होता है, यहाँ दिया है ऑर्डोविशियन में पहली मछली, यानी ऑर्डोविशियन में पहली मछली उत्पन्न हुई, और कैम्ब्रियन में स्थल पर कोई जीव नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ था। यानी स्थल पर तो कोई जीव का विकास नहीं हुआ था कैम्ब्रियन काल तक, लेकिन बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे वो कैम्ब्रियन युग में सागरों में ये पनपे। उसी प्रकार से सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन में स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह पौधों के मिलते हैं। डिवोनियन में स्थल और जल पर रहने वाले दोनों जीवों का उत्पत्ति में देखने को मिलता है। कार्बोनिफेरस में पहले रेंगने वाले रीढ़ के जंतु देखने को मिले।
इस तरह से अलग अलग समय काल में इस चार्ट को हम देख सकते हैं। इसको अध्ययन करना पड़ेगा, गहन अध्ययन, तब जाके याद होगा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। देखिए, वायुमंडल व जलमंडल का जो विकास है, इसमें है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान जो संरचना है, इसमें नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन प्रमुख योगदान है। ये प्रमुख गैस में देखने को मिल जाता है। 78% लगभग नाइट्रोजन व 21% ऑक्सीजन, सबसे बड़ी मात्रा में ये गैसें हैं। और वायुमंडल की संरचना और संगठन 8वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, इसमें है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें क्या था, हाइड्रोजन व हीलियम। यानी प्रारंभिक वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वरन सभी पार्थिव ग्रह जितने भी हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, उन सब में देखने को मिलता है। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल था, या तो वो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। इसमें ये होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को समाप्त कर दिया गया सौर पवनों द्वारा, या फिर उसे बाहर कर दिया गया। फिर पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले, और इसी से आज के वायुमंडल का जो उद्भव हुआ है, यानी इसके द्वारा ही हमारे वर्तमान समय के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा और इसी से महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित जो महासागर हैं, वर्तमान समय में देखें तो यही महासागर क्या करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि जो महासागर है 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ, और यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी पृथ्वी के धरातल पर विकसित हुई, और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। केवल महासागरों में ही जीवन था, वनस्पतियां थी, जीव थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन है, और धीरे धीरे महासागर क्या होता है, ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कब आई, वो है आज से 200 करोड़ वर्ष पहले ही आ चुकी थी। जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण है, ये जीवन की उत्पत्ति व विकास से ही संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल जीवन था, उसके विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिसे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने और उनका समूहन हुआ। तो यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था, निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जो जीवाश्म के रूप है वे थे, और 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली जो सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की जो शैवाल है, इस संरचना से मिलती जुलती नहीं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की धरती पर कोई जीव सबसे पहला जीव था, तो वो था शैवाल के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारणतः संरचना वाली शैवाल रही होगी, और यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ पृथ्वी के धरातल पे। यह एक कोषीय जीवाणु से ही आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त होता है। यानी पहले माना जाता है कि यही एक कोषीय जीव से, इस एक कोषीय जीवाणु से हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में इतने प्रकार के विशिष्ट जटिल मानव संरचना का निर्माण हुआ है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में दर्शाया गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।